फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट। तो जैसे मैंने देखा था स्टार्टिंग के जब हमने चैप्टर्स पढ़े थे वहाँ पर, तो एक जगह हमारे पास आया था, तो स्टार्ट है। तो जो टॉपिक हम लोग आज कर रहे हैं वो है फ्री कंसेंट का टॉपिक। तो ये टॉपिक में हमने पहले भी जब हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया था तो हमने वहाँ पर देखा था कि जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं, एसेंशियल्स होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास फ्री कंसेंट आया था वहाँ पर, फ्री कंसेंट, ठीक है। तो जैसे कंसिडरेशन ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उसी तरह से कंसेंट का होना भी कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हम लोग चीज़ देखते हैं ये है सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। सेक्शन 13 में यहाँ पर इसको डिफाइन, यहाँ पे सिर्फ कंसेंट को डिफाइन किया, ठीक है। तो कंसेंट को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो इसका मतलब होता है सहमति, ठीक है। तो जो हमारी दोनों पार्टीज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट की जो दोनों पार्टीज़ हैं, जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए। तो सेक्शन 13 क्या बोलता है, टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरी है हमारे पास पे कि जो दोनों पार्टी हैं कॉन्ट्रैक्ट की, दे मस्ट एग्री ऑन द सेम थिंग एंड दैट ऑल्सो इन द सेम सेंस। वो बहुत ज़रूरी है कि दोनों के दोनों सेम सेंस में होंगे, ठीक है। इसको हम आगे जाके अभी एक वर्ड आएगा कॉन्सेंसस एड आइटम, वो भी कहेंगे यहाँ पर, नीचे दिए यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश लॉ में इसको कहा गया है कॉन्सेंसस एड आइटम, दैट मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड, दैट शुड बी द मीटिंग ऑफ माइंड, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, देयर शुड बी मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक सिंपल एग्जाम्पल भी मैं ऐसे करके आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई बच्चा आता है, बोलता है कि सर क्या आप मुझे पढ़ाओगे, ठीक है। तो बोलता है क्या आप मुझे पढ़ाओगे, मैंने बोला हाँ मैं तुमको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब वो सोच रहा था कि आज सर से मैं पूछ रहा हूँ आईआईटी के लिए क्या आप मुझे पढ़ाओगे, और मैं सोच रहा था सीए के लिए आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे हमारी कंसेंट तो हो गई, ठीक है, बट मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, क्योंकि जो चीज़ वो पूछना चाह रहा है, जिस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में आना चाह रहा है, उस वजह से मैं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूँ, ठीक है। तो वी कैन से दैट दे गेट कंसेंटेड, ठीक है, बट नॉट ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम लोग ये जो वर्ड मैंने आपको बोला है कॉन्सेंसस एड आइटम, ये होना यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो सिर्फ कंसेंट की बात थी, अब हम आते हैं फ्री कंसेंट में, ठीक है। तो फ्री कंसेंट हमारे लिए क्या होती है, फ्री कंसेंट हमारे लिए होती है, इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 14, ठीक है। सेक्शन 14 में डिफाइन किया है इसको, यहाँ पे सेक्शंस आपको याद रखने थोड़े से। तो कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कैसे करके बताया है कि कब कंसेंट को हम फ्री मानेंगे, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, ठीक है, इन किसी कारण से हमारी कंसेंट जो होती है वो अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो पहला कारण है वो है कोरेशन। इसमें सेक्शन याद रखना, ब्रॉड सेक्शन मैंने आपको पहले बोला, ऑल्दो जब आप सीए में आंसर लिखते हो, क्योंकि ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो जब आप अपने आंसर लिखते हो तो ज़रूरी नहीं है वो, दे डोंट एक्सपेक्ट यू दैट यू आर राइटिंग द सेक्शंस या यू आर कोटिंग द सेक्शंस, बट इट इज़ ऑलवेज बिकॉज इट्स अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, तो अगर आप सेक्शंस लिखते हो तो इट ऑलवेज गिव अ अपर हैंड टू यू, ओके। सो मेन सेक्शन तो याद रखते हैं, अंदर के सेक्शन अगर भले ही ना भी याद रखो तो भी चल जाएगा, लेकिन मेन सेक्शन तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो कंसेंट किस किस चीज़ से अफेक्टेड हो सकती है, एक है इसमें कोरेशन, ठीक है। कोरेशन का याद रख लेना सेक्शन 15 है, ऐसे करके याद रख लेना। 14 में फ्री कंसेंट की डेफिनेशन आई है, ठीक है। 15 में जो आया है, 15 में आया है हमारे पास वो कोरेशन की डेफिनेशन, ठीक है। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कोरेशन क्या होता है। फिर सेक्शन 15 में कोरेशन आ गया, फिर कोरेशन के बाद पे हमारे पास आ गया जो दूसरा कारण है जिसकी वजह से हमारी कंसेंट फ्री नहीं कहलाई जाएगी, वो दूसरा जो कारण है वो है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, दैट इज अंडर सेक्शन 16, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16 में आ जाएगा। फिर फ्रॉड है वो 17 में आ जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन 18 में आ जाएगा, एंड मिस्टेक 20, 21, 22 में आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रॉडली आपको ऐसे करके रखना है, क्वेश्चन किसी एक से भी आ सकता है या ब्रॉड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है,
कोरेशन में आते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको दे दी है दोनों की डेफिनेशन। बाकी डिटेल अगर आपको जैसे इसमें पढ़ना है तो डिटेल हमारे नोट्स आपके पास नहीं है, इस नोट्स में सारी ये डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कोरेशन। ठीक है, कोरेशन का मतलब यहाँ पर सिंपल मतलब होता है थ्रेट करना। ठीक है, थ्रेट करने का मतलब हो गया धमकी देना, किसी को धमकी देना। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरेशन। तो अगर किसी की सहमति ली गई किस चीज के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। ठीक है, कि हमने उसकी सहमति तो दे दी उस पर्सन ने हमें, लेकिन वो जो सहमति ली गई वो कैसे करके ली है, वो धमकी देके दी है, कोरेशन से ली है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 15 कोरेशन को कैसे करके डिफाइन करता है। ठीक है, कोरेशन को कैसे करके डिफाइन करता है, कोरेशन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। ठीक है, एक तो ये क्या होता है थ्रेटनिंग, एक तो कमिटिंग होता है। ठीक है, कमिटिंग का मतलब होता है कि मैंने उसको कुछ कर दिया, मैंने बोला मैं तुमको मार दूंगा अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आओगे। ठीक है, या मैंने उसे मार दिया। ठीक है, और मैंने उसे मारा, जब मैंने उसे मारा तो उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। ठीक है, या हम उसे क्या बोलते हैं, थ्रेटनिंग टू कमिट, या मैंने उसे धमकी दी कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुए तो मैं तुमको मार दूंगा। ठीक है, और इस डर के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा कोरेशन के अंदर आएगा। और किस चीज के लिए, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, आईपीसी से। अगर वो जो एक्ट हमने बोला है, कि मैंने बोला तुम्हें मार दूंगा, ठीक है, या मैंने उसे मारा, तो ये सब आईपीसी के अंदर आता है कि किसी चीज से अगर हम किसी को डराते हैं या धमकाते हैं तो ये सब उसके अंदर ही ऑलरेडी आता है आईपीसी। और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, दूसरी चीज क्या होती है, डिटेन, या मैंने बोला मैं तुमको बंदी बना दूंगा। ठीक है, मैं तुमको डिटेन कर दूंगा या तुम्हारी कोई चीज डिटेन कर दूंगा। तो जैसे कोई आया, मैंने बोला कि अगर तुमने यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया तो मैं तुम्हारी बाइक अपने पास रख लूंगा या मैं तुम्हारी कार अपने पास रख दूंगा, तुमको वापस नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये डिटेनिंग हो जाएगा। एनी प्रॉपर्टी टू द प्रिजाइज ऑफ एनी पर्सन वट एवर विद द इंटेंशन। यहाँ पे अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पे आपका इंटेंशन का होना जरूरी है। ठीक है, इंटेंशन का होना जरूरी है। अगर इंटेंशन नहीं है मेरी, अगर मेरी इंटेंशन नहीं है कि मैंने आपको बोला कि आपको ये नहीं बोला, सॉरी, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, बस मैंने बोला कि आप कि मैं बाइक अपने पास रख लूंगा या मैं आपको इस चीज के लिए मारूंगा। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई, क्या हो गया इसमें इंटेंशन नहीं है, उस पर्सन की इंटेंशन नहीं है। तो यहाँ पे इंटेंशन जरूरी है। किस चीज के लिए जरूरी है इंटेंशन, कि वो जो दूसरा पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, इसलिए हमारी इंटेंशन यहां पर क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो जब हम इसके एनालिसिस करेंगे, एग्जांपल्स हमने दिए, एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, वैसे मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया। एक तो द एक्ट ऑफ कोरेशन मस्ट बी फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। ठीक है, तो ये क्या है, इंडियन पेनल कोड के द्वारा ये जो एक्ट हम कर रहे हैं वो फॉरबिडन होना चाहिए, मना होनी चाहिए। ठीक है, फॉरबिडन मतलब मना होनी चाहिए। तो अगर वो एक्ट फॉरबिडन होगी, कहाँ से, इंडियन पेनल कोड से, तभी जाके हम उसको क्या करेंगे, उस एक्ट को हम कोरेशन की एक्ट मानेंगे। अगर इंडियन पेनल को, वैसे मैं आपको बता देता हूं, इसमें है नहीं आपके सिलेबस में, मैं बता देता हूं कि इंडियन पेनल कोड में यह है कि कोई भी एक्ट जिससे आप किसी दूसरे पर्सन को परेशान कर रहे हो या दूसरे पर्सन को हार्म कर रहे हो, हार्म का मतलब भी यहाँ पे दोनों आ जाता है क्योंकि उन्होंने ब्रॉड डेफिनेशन दिया है वहां पे। ठीक है, हार्म का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि फिजिकल हार्म कर रहे हो या मेंटल हार्म कर रहे हो, मेंटल प्रेशर कर रहे हो आप किसी को, तो वो भी हमारा किसके अंदर आ जाता है, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड के अंदर वो आ जाता है। ठीक है, और थ्रेटनिंग टू कमिट या उसकी थ्रेट करते हैं हम लोग। थ्रेट का मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि आप उसको कोई ऐसी एक्ट जो फॉरबिडन है इंडियन पेनल कोड में, आप उसके लिए भी उसको थ्रेट कर रहे हो, तब जाके भी वो एक्ट क्या हो जाती है, आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है सेकंड कारण जिसकी वजह से ये होता है। सेकंड है, द एक्ट ऑफ कोरेशन मस्ट बी डन विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द अदर पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये जो एक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, ये जो एक्ट हम कर रहे हैं, ये एक्ट क्या है हमारी, इसमें मैंने अभी आपको बताया था, इंटेंशन ये होनी चाहिए कि हम उस पर्सन को ये बोल रहे हैं कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे, तभी जाके, अगर हमारा इंटेंशन नहीं है यहां पर इस चीज के लिए, तब जाके हम उस एक्ट को नहीं कहेंगे। ठीक है, हम उसको क्या नहीं कहेंगे, कोरेशन नहीं मानेंगे उसको।
फिर इसी के लीगल लीगल रूल्स में आ जाते हैं। द लॉ अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेट ऑफ अनलॉफुल डिटेनिंग एनी प्रॉपर्टी अकाउंट्स टू कोरेशन। तो मैंने आपको बताया था कि डिटेनिंग भी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, डिटेनिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि आपने किसी की प्रॉपर्टी को या आपने किसी के उसको बोला कि भाई मैं तुम्हारे उसको प्रॉपर्टी को रख लूंगा अपने पास, या तुम्हारी किसी चीज़ को रख लूंगा, या तुमको ही बंद कर दूंगा, तो वो एक्ट भी हमारी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास द इंडिया, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, द इंडियन पेनल कोड मे और मे नॉट बी इन फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोरेशन इज कमिटेड। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आईपीसी जो है उस पर्टिकुलर एरिया में लागू है या नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एरिया में, जैसे आर्टिकल 70 से पहले हमारे यहाँ पर कुछ जो हमारी लॉज थी वो JNK जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थी। ठीक है, तो अगर वहाँ पे भी कोई एक्ट हो जाती है तो उसमें ये नहीं कह सकता कोई पर्सन अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि यहाँ पर तो आईपीसी है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे साफ कर दिया गया है कि अगर वो जो एक्ट है वो आईपीसी के उस एरिया में आईपीसी के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, तभी भी उस एक्ट को हम लोग क्या मानेंगे, उस एक्ट को हम लोग कोरेशन मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पे, द एक्ट ऑफ कोरेशन मस्ट बी इनिशिएटेड बाय एनी पर्सन। ठीक है, अब ये चीज क्या होती है कि एक्ट ऑफ कोरेशन जरूरी नहीं है कि जो एक्ट ऑफ कोरेशन है वो मैंने ही करी है, कोई मेरे बिहाफ में भी अगर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नहीं बोला ये बात किसी को, कोई स्टूडेंट आया, मैंने नहीं बोला उसको ये बात कि तुम ये कोचिंग ज्वाइन कर लो, मैंने नहीं, मेरे किसी पर्सन ने उसे बोला कि अगर तुम ये कोचिंग नहीं ज्वाइन करोगे तो मैं तुमको ऐसे करके हार्म कर दूंगा। ठीक है, तो जाके भी ये एक्ट को हम लोग कोरेशन मानेंगे। मैं अपने आप को इस वजह से डिफेंड नहीं कर पाऊंगा कि मैंने तो नहीं बोला था। ठीक है, मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि मैंने तो ये बात नहीं बोली थी, तो मैं इस, क्योंकि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट तो मैं हूं, लेकिन ये काम मैं किसी और से भी करवा सकता हूं, और अगर ये प्रूव हो जाता है लीगली कि मैंने ये काम नहीं किया, मेरी मेरी तरफ से किसी ने ये काम किया, तो भी ये एक्ट हमारी क्या हो जाएगी, कोरेशन मानी जाएगी। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है, शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में आता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। द कोरेशन में बी बाय वे ऑफ थ्रेट टू कमिट सुसाइड। ठीक है, थ्रेट टू कमिट सुसाइड, ये जो थ्रेट टू कमिट सुसाइड है ये भी कोरेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो थ्रेट टू कमिट सुसाइड में क्या हुआ कि जैसे किसी पर्सन ने बोला कि अगर तुम मुझे अपनी कार नहीं बेचोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, ये इस दबाव में आकर उस पर्सन ने अपनी कार इस पर्सन को बेच दी। ठीक है, तो वहां पे वो किस बात के ऊपर बोलेगा, वो बोलेगा क्योंकि इसने मुझे थ्रेट किया था सुसाइड का। ठीक है, इसने मुझे सुसाइड का थ्रेट किया था, जिसकी वजह से मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में आया हूं। तो ये जो हमारी एक्ट है ये भी किसके अंदर आ जाएगी, ये भी हमारे कोरेशन के अंदर आ जाएगी, क्योंकि उस पर्सन ने जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है उसने किस वजह से एंटर किया है, उसने सुसाइड के थ्रेट में आकर ये काम किया है। ठीक है, तो अब ये नीचे इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह दे रखा है कि कोरेशन का इफेक्ट क्या होता है। सिंपल ये ना, आगे भी सारे जितने भी हम पढ़ेंगे मिस्टेक एंड वो सब में सेम ही रहने वाला है। तो इसमें मैं ये बता देता हूँ आपको कि जो ये जो कोरेशन होता है इसकी वजह से, ठीक है, अब ये चीज याद रखना, इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल होता है, वॉइड नहीं होता है। वो क्या होता है, वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 एंड 2 में। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक पर्सन की तरफ से तो एनफोर्सेबल हैं लेकिन दूसरे पर्सन की तरफ से एनफोर्सेबल नहीं है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच में डाल सकता है। ब्रीच का मतलब आपको पता है, ब्रीच उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। तो अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है तो उसके तोड़ने की वजह क्या है, उसके तोड़ने की वजह क्या है, वो किस ग्राउंड पे उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा, किस ग्राउंड पे वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा, वो इस ग्राउंड पे उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ये क्या था, कोरेशन की वजह से एंटर किया गया है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं
कि क्या होगा आगे जाके जब आप सीए बन जाओगे। तो आगे जाके क्या होगा, जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तो वो कंपनी, अब जो कंपनी में आपको जो काम दिया गया है वो ये काम ये दिया जाएगा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हम इस कंपनी के साथ में एंटर कर रहे हैं, इसके लीगल टर्म्स एंड कंडीशन ये हैं, ये सारे चेक कर लो, ठीक है। तो आप उसको क्या करोगे, चेक करोगे, और जब आप उसको चेक करोगे तो उसकी वैलिडिटी आप अपने एक साइन करने के बाद जब आप उसमें ओके लिख दोगे तो कंपनी फिर कुछ नहीं करने वाली, उसमें कुछ नहीं देखने वाली। बस उन्होंने बोला क्योंकि एक सीए एक ऑथोराइज पर्सन है और इसने इस पे ओके लिख के दे दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाएगी, ठीक है। अब अगर वहां पे कोई भी मिस्टेक निकलती है या आपको नहीं पता था, आपको नहीं पता था कि ये कोरेशन जैसी चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ है, या इसकी वजह से कोई एंटर हुआ है, तो आपकी गलती मान जाएगी। इससे ये आपकी क्या कहते हैं इसे, कि आपकी नेग्लिजेंस मान जाएगी। आगे जाके इसे हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे, नेग्लिजेंस मान जाएगी, और आप उसके लिए क्या होंगे, आप उसके लिए पर्सनली लायबल भी हो सकते हैं। जो केस होगा वो कंपनी के अगेंस्ट में नहीं होगा, वो आपकी नेग्लिजेंस और आपके अगेंस्ट में होगा। तभी जाके यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, कोई भी चीज़ें होती हैं आपको अच्छे से पढ़नी पड़ती हैं और अच्छे से समझनी पड़ती हैं, ठीक है। तो एक तो पहला कारण हमने कर लिया, इसमें जो पहला कारण हमारा था वो था कोरेशन। अब हम आते हैं दूसरे कारण पे। दूसरा जो रीज़न है दैट इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो किसी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, वॉइडेबल हो सकता है, या कॉन्ट्रैक्ट को एक पार्टी क्या कर सकती है, तोड़ सकती है, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस बता देता हूँ कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, ठीक है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस भी एक दबाव होता है। सेक्शन 16 में इसको एक्सप्लेन किया गया है कि क्या होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहाँ पे नीचे सेक्शन 16 में लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टी इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। ये क्या कहता है, ये कहता है कि यहां पर अगर दो पार्टी के बीच में ऐसी कोई रिलेशनशिप है जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल मतलब इच्छा को, विलिंगनेस को डोमिनेट कर सके, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहेंगे, ठीक है। तो ऐसी रिलेशन कौन सी हो सकती है, ठीक है। ऐसी रिलेशन कौन सी हो सकती है, ऐसी रिलेशनशिप होती है डॉक्टर एंड पेशेंट की, ठीक है। ऐसी रिलेशनशिप होती है पेरेंट्स एंड बच्चे की, ठीक है। टीचर एंड स्टूडेंट की, ठीक है, या प्रीस्ट एंड डिवोटी की, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला जैसे यहाँ पे कि भाई तुमको ये सर्जरी करानी पड़ेगी, ठीक है। तो जो पेशेंट है वो क्या है, इस पोजीशन में है कि वो उसकी बात मानेगा। या प्रीस्ट ने बोला कि भाई तुमको ये चीज करनी पड़ेगी वरना तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब कुछ उसे बोल दिया। तो उस दबाव में आकर वो पर्सन उस चीज को कर देता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा कि इस रिलेशनशिप, इस कॉन्ट्रैक्ट को अनड्यू इन्फ्लुएंस मान लिया जाएगा। लेकिन इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस मानने के लिए उन दोनों पार्टी के बीच में ऐसी रिलेशनशिप का होना जरूरी है, ठीक है। अब एक बात ये सोचो कि अगर ए एक फ्रेंड है, उसने अपने बी फ्रेंड को बोला कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में तुम अपनी कार मुझे बेच दो, ठीक है। तो अपनी 5 लाख की कार मुझे 500 रुपये में बेच दो, ठीक है। उसने उसे बेच दी अपनी कार, ठीक है। तो क्या उसके बाद में उसने उसे बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस था, इसने मुझे इन्फ्लुएंस किया, दबाव में डाला, ठीक है। ऐसा होता है किसी भी रिलेशनशिप में, दो फ्रेंड होते हैं, एक ज़्यादा डोमिनेटिंग फ्रेंड होता है, एक कम डोमिनेटिंग फ्रेंड होता है। तो जो ज़्यादा डोमिनेटिंग फ्रेंड था उसने कम डोमिनेटिंग वाले फ्रेंड को बोल दिया कि भाई तुम इसमें आ जाओ, उसमें केस स्टडी बन के आती है, जैसे यही केस स्टडी बन गई आपके एग्जामिनेशन में। तो जो कम डोमिनेटिंग वाला फ्रेंड था उसने उसकी बात मान ली। बाद में जाके उस कम डोमिनेटिंग वाले फ्रेंड ने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहा, और उसने जो कारण उसे बताया तोड़ने के लिए, उसने वो कारण बताया अनड्यू इन्फ्लुएंस का। तो कोर्ट क्या बोलेगा इसमें, कोर्ट इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं मानेगा, क्योंकि दो फ्रेंड के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो
सबसे वो डोमिनेटिंग रिलेशनशिप नहीं होती है, चाहे वो प्रैक्टिकली कैसी भी है, लेकिन उसके लिए वो जो रिलेशनशिप है अनड्यू इन्फ्लुएंस की, वो रिलेशनशिप का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये अब नीचे आ जाएंगे धीरे धीरे करके, हम यहाँ पॉइंट देख लेते हैं। तो एसेंशियल्स क्या क्या है इसमें? पहला एसेंशियल है वन पार्टी मस्ट बी इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द, यही पार्ट बात में आपको बता रहा था कि जहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट कर सके, अगर वो उसकी विल को डोमिनेट कर सकती है तभी जाके वो क्या बनेगी, अनड्यू इन्फ्लुएंस बनेगा। अगर ऐसा नहीं है तो टीचर एंड चाइल्ड के बीच में भी बन सकती है। ठीक है, टीचर ने बच्चे को बोला कि तुम जाके ये लैपटॉप खरीद लो, ये ज़रूरत है, बल्कि ज़रूरत नहीं भी थी। ठीक है, तब जाके वो क्या करते हैं, क्योंकि बच्चा तो कुछ नहीं बोल पाया टीचर के सामने, तो इस वजह से उस रिलेशनशिप को भी हम क्या बोल सकते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं। एग्जाम्पल दिए हैं लास्ट में कि कौन कौन सी टाइप की रिलेशनशिप इसके अंदर आती है। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है डोमिनेंट पार्टी मस्ट यूज हिज सुपीरियर पोजीशन, मस्ट यूज हिज सुपीरियर पोजीशन टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज। क्या होता है कि जो सुपीरियर पार्टी है उसने अपनी रिलेशनशिप, अपनी जो सुपीरियर पावर है उसको यूज भी किया, उसने उसको यूज भी किया। अगर उसने सिर्फ बोला और यूज नहीं किया, ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल केस स्टडी बना के दिखाता हूं आपको कि आप उसमें डिसीजन देना, कि एग्जामिनेशन में आपको देना पड़ता है डिसीजन। ठीक है, तो एक पर्सन ने, एक चलो डॉक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं कि डॉक्टर ने पेशेंट को बोला कि भाई तुमको ये सर्जरी करानी पड़ेगी जिसका कॉस्ट आएगी 10 लाख रुपए। ठीक है, अब उस पेशेंट ने वो सर्जरी नहीं कराई, नहीं कराई उसने, डॉक्टर ने बोल भी दिया था और नहीं कराई। बाद में पेशेंट ने इस बात को प्रूव किया कि इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए उस सर्जरी की जरूरत थी ही नहीं, और उसने डॉक्टर के ऊपर क्लेम कर दिया 10 लाख का कि इन्होंने मुझे अनड्यू इन्फ्लुएंस किया कि तुम ये 10 लाख की सर्जरी करा लो। तो क्या ये केस सक्सेसफुल? अब जैसे एग्जामिनेशन में आएगा तो उसमें यह आएगा कि आपको एक तो डिसीजन लेना है इस केस में कि क्या डिसीजन है और क्यों ऐसा डिसीजन है, आपको क्यों रीजन भी देना पड़ता है, बिना रीजन के काम नहीं चलता वहां पे। ठीक है, तो इसमें आप सोचो कि क्या हो सकता है। इसमें ये होगा कि पहली बात तो ये होगी कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे जो ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे, वो लिख देंगे कि हाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस था क्योंकि उन दोनों डॉक्टर और पेशेंट की रिलेशनशिप होती है और डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था। तो वहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसको अपनी सुपीरियर पोजीशन यूज भी करनी चाहिए और दूसरे पर्सन को लॉस भी होना चाहिए। तो सर्जरी तो हुई नहीं, ठीक है, सर्जरी हुई नहीं, तो उसने तो बोला था उसने नहीं कराई। ठीक है, बट इसके लिए वो उसके ऊपर केस नहीं कर सकता है। वो केस तभी जाके करता कि अगर वो सर्जरी करवा देता और बाद में ये वाली बात प्रूव हो जाती कि उसको इस पर्टिकुलर डिजीज में उसको सर्जरी की नहीं जरूरत थी, तब जाके वो उसके ऊपर क्या कर लेता, अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस कर सकता था। बट इस केस में नहीं होगा। तो आपको वहां पे अपने पॉइंट में जब आंसर लिखोगे तो वही होता है कि जब अपने पॉइंट पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा तो वहां पे जो चेकिंग होगी वो इन्हीं पॉइंट्स में चेकिंग होगी कि आपने क्या क्या चीजें लिखी थी और क्या नहीं लिखी थी। ठीक है, द डोमिनेंट पार्टी मस्ट ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज। ठीक है, वो उसका अनफेयर एडवांटेज, ये दोनों पॉइंट मिलते जुलते, दोनों मैंने एग्जांपल दिया, दोनों के अंदर ये वाला चीज आ गया। ठीक है, फिर इसका इन्फ्लुएंस मैंने बताया था कि इन्फ्लुएंस रहेंगे, इन्फ्लुएंस में इट विल मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा, वॉइडेबल बनाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। वॉइडेबल का मतलब उस पार्टी के अगेंस्ट में वॉइडेबल बनाएगा जिस पार्टी की कंसेंट ऐसे करके ली गई है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था ना कौन कौन सी रिलेशनशिप होती है ऐसी। तो ये है सॉलिसिटर एंड क्लाइंट की रिलेशनशिप हो गई, डॉक्टर एंड पेशेंट की रिलेशनशिप हो गई, स्पिरिचुअल एडवाइजर एंड डिवोटी की हो गई, पेरेंट एंड चाइल्ड की हो गई, गार्जियन एंड वार्ड की हो गई, ट्रस्टी एंड बेनिफिशरी की हो गई, वुमेन एंड द कॉन्फिडेंशियल मैनेजिंग एजेंट। तो इन सब की जो रिलेशनशिप है इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस मान लिया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गए हमारे 2 पॉइंट। ठीक है, याद रखना सेक्शन 14 में क्या था, फ्री कंसेंट की डेफिनेशन थी, 15 में कोरेशन था, 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस था। अब हम आ गए फ्रॉड में। फ्रॉड की जो डेफिनेशन होगी यहाँ पे 17 के अंदर, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, फ्रॉड की डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, फ्रॉड। ठीक है, अब फ्रॉड क्या होता है, ठीक है, फ्रॉड क्या होता है कि अगर सेक्शन 17 बोलता है द सजेशन एज टू द फैक्ट ऑफ विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। ठीक है, विच डज बिलीव इट टू बी ट्रू। ठीक है, द एक्टिव द suggestion as to the fact which is not true
बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट द एक्टिव कॉन्सीलमेंट। ठीक है, एक ऐसा है सजेशन आपने दिया विच इज नॉट ट्रू, जो नहीं था, सही नहीं था, बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। ठीक है, तो उसको ट्रू बिलीव नहीं करता था। या कॉन्सीलमेंट ऑफ एक्टिव कॉन्सीलमेंट, एक्टिव कॉन्सीलमेंट ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपसे कोई बात छुपाई, मैंने आपसे कोई बात छुपाई। जैसे किसी ने बोला कि भाई सर सीए में कितने परसेंट का रिजल्ट रहता है, ठीक है, मैंने बोला 100% का रहता है। ठीक है, या मैंने ये बात कुछ बताया नहीं आपको, या गलत बता दिया कि मुझे पता था कि भाई 100% ऑल इंडिया रिजल्ट नहीं रहता है, लेकिन मैंने आपको झूठ बोला। ठीक है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, फ्रॉड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है कॉन्सीलमेंट। आपने बोला क्या सर सीए में रिजल्ट बहुत कम रहता है, मैंने बोला हाँ पता नहीं होता होगा, ऐसे मतलब बात को क्या कर दिया, कॉन्सील कर दिया। कॉन्सील मतलब छुपा दिया बात को। तो अगर मैंने कॉन्सीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है तो वो भी हमारा किसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, या ऐसा कोई प्रॉमिस करना जो मैं पूरा ही नहीं करना चाहता हूँ। मैंने बोला मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन मेरी कोई ऐसी इंटेंशन थी ही नहीं कि जहां पे मैं आपको वो कोर्स कंप्लीट करा रहा हूं, तो तब जाके भी वो किसके अंदर आ जाएगा, फ्रॉड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। फिटेड टू डिसीव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फिटेड टू डिसीव का मतलब कोई भी एक्ट जिससे एक पार्टी दूसरी पार्टी को चीट कर रहा है। ठीक है, अगर वो दूसरी पार्टी को चीट कर रहा है किसी भी कारण से, तो वो भी एक्ट किसके अंदर आ जाएगी, फ्रॉड के अंदर आ जाएगी। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडलेंट। ठीक है, डिक्लेयर टू बी फ्रॉडलेंट का मतलब यहां पर क्या होता है कि कोई ऐसी एक्ट और फ्रॉडलेंट एक्ट और ओमिशन, ओमिशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज भूल जाना। ओमिशन का मतलब होता है कोई चीज भूल जाना। तो अगर मैं कोई चीज भूल गया या मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि जब मैं फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की काउंसलिंग कर रहा हूं, तो ये फैक्ट मुझे आपको बताना पड़ेगा एज एट दैट टाइम दैट सीए में ऑल इंडिया का रिजल्ट 40% रहता है या 30% रहता है या फाइनल में 20% रहता है, तो ये मुझे बताना है। अब मैं आगे जाके मैंने आपको नहीं बताया और आगे जाके मैंने बोला अरे ये तो मैं बाय चांस गलती से भूल गया था, तो भूलना नहीं होता, उसको फ्रॉड ही माना जाएगा। क्योंकि जब आप तो आप भूल नहीं सकते, चीज कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट है, तो यू कैन नॉट फॉरगेट दैट मटेरियल फैक्ट एज सच एंड लेटर ऑन यू कैन प्लीड दैट आई फॉरगेट दैट थिंग। ठीक है, तो इसके क्या क्या हमारे पास एसेंशियल्स हैं फ्रॉड के। पहला है द फ्रॉडलेंट एक्ट मस्ट बी कमिटेड विद इंटेंशन टू डिसीव। ठीक है, तो ये जो फ्रॉडलेंट एक्ट है किस इंटेंशन से की गई है, ये किस इंटेंशन से की गई है, किसी को डिसीव करने के लिए इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है। अगर वहां पर इंटेंशन नहीं है, अगर वहां पर इंटेंशन नहीं है तो फ्रॉड नहीं कहलाया जाएगा, तो वहां पे एक गलत इंटेंशन का होना जरूरी है। दूसरा है यहाँ पर द फ्रॉडलेंट एक्ट मस्ट बी कमिटेड विद नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी। मुझे पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि जो बात मैं बोल रहा हूँ वो गलत है। तो अगर मैंने किसी बच्चे को बोला नहीं नहीं सीए में तो 100% रिजल्ट रहता है, ऑल इंडिया का 100% रिजल्ट रहता था, और मुझे खुद अपने आप से पता था कि नहीं ये रिजल्ट 30% रहता है, और फिर जाके भी मैंने क्या बोला कि ये 100% है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉड के अंदर आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको गलत चीज बोली। फिर है द फ्रॉडलेंट एक्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये जो फ्रॉडलेंट एक्ट है ये पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट को ही कमिट करनी चाहिए। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है यहाँ पर कि जो पार्टी है हमारी कॉन्ट्रैक्ट की वही करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप आ रहे थे कोचिंग में, ज्वाइन करने से पहले आ रहे थे, नीचे रोड में आपको कोई पर्सन मिला XYZ पर्सन, जिसका मेरे से कोई कनेक्शन नहीं था। ठीक है, उसने आपको, चलो मेरे इंस्टीट्यूट के पास ही मिल गया आपको, ठीक है, उसने आपको ये वाली बात बोली कि सीए में 100% रिजल्ट रहता है। ठीक है, तो आपने ये सोच के आपने ज्वाइन कर लिया। बाद में जाके आपने मुझसे बोला कि आपने तो बोला था कि 100% रहता है। मैंने बोला भी मैंने तो बोला कि नहीं, आपके इंस्टीट्यूट के नीचे एक आदमी खड़ा था, बाहर एक आदमी खड़ा था, उसने बोला कि 100% रिजल्ट रहता है, तो वो तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, तो जो फ्रॉडलेंट एक्ट है ये केवल कौन करेगा, ये केवल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब जाके ही ये क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी नहीं है कि मैं ही बोलूं, मेरे ऑफिस के अंदर कोई पर्सन है, कोई डेजिग्नेटेड पर्सन है जो आपकी
काउंसलिंग कर रहा है, अगर वो पर्सन भी बोले तो जाके भी उसको क्या माना जाएगा, उसे पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आते हैं, द फ्रॉडलेंट एक्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड अपॉन द पार्टी टू हुम द कॉन्ट्रैक्ट ऑरिजिनेटेड। और उस पार्टी को, मतलब उस पार्टी का मतलब क्या है कि मैंने एक एक्स स्टूडेंट को बोला कि सीए में 100% रिजल्ट रहता है, एक्स स्टूडेंट को बोला। ठीक है, वो एक्स स्टूडेंट ने वाई स्टूडेंट को जाके बोला कि सर ने तो बोला था कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो सीए का वो है कोर्स है, इसमें 100% रिजल्ट रहता है। ठीक है, वाई ने जेड स्टूडेंट को बोला। ठीक है, अब जेड स्टूडेंट ने मेरे ऊपर एक केस कर दिया। ठीक है, जिसमें जेड स्टूडेंट ने बोला कि सर ने तो बोला था कि इसमें 100% रिजल्ट रहता है, बल्कि इसमें 100% रिजल्ट नहीं रहता है। तो उसने मेरे ऊपर केस कर दिया। तो मैं इस केस में क्या बोलूँगा, मैं इस केस में ये वाली बात बोलूँगा कि मैंने जो है, मैंने जेड से तो कोई बात ही नहीं करी। अगर मेरे ऊपर कोई केस करेगा तो वो ए करेगा, जो फ्रॉडलेंट के ऊपर करेगा, और उसके लिए उसको मतलब वो होना भी चाहिए, उसको लॉस भी होना चाहिए। मैंने पहले बता दिया था कि उसको लॉस भी होना चाहिए। अगर उसको लॉस नहीं होता तो वो मेरे ऊपर फिर भी केस नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरे ऊपर जब जेड ने केस किया तो मैं अपने आप के बचाव में क्या करूंगा, मैं ये वाली बात बोलूंगा कि इट इज़ नॉट अपॉन द पार्टी टू हुम इट इज़ कमिटेड। ठीक है, उसके ऊपर तो किया ही नहीं गया था ये। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्रॉडलेंट एक्ट मस्ट हैव एक्चुअली डिसीव द अदर पार्टी। ये मैं पहली बार बोलता था कि वो जो पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है, वो इससे डिसीव भी होनी चाहिए। वो इस जो झूठ जो बोला या जो फ्रॉडलेंट एक्ट करी उससे वो चीटेड भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया, उसने उसके बाद उसने कोर्स ज्वाइन भी नहीं किया। मैंने उससे बोला कि 100% रिजल्ट रहता है और तुम कोर्स ज्वाइन कर लो, उसने ज्वाइन भी नहीं किया कोर्स। उसके बाद उसने आके मेरे ऊपर केस कर दिया कि तुमने ऐसा ऐसा झूठ फ्रॉड किया था मेरे साथ में। तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो पार्टी क्या नहीं हुई, डिसीव ही नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया। इसी से एक रिलेटेड कंसेप्ट है यहाँ पे, साइलेंस एज ए फ्रॉड। क्या कोई पर्सन साइलेंट में रहता है तो साइलेंट को क्या फ्रॉड माना जाएगा? ठीक है, जैसे किसी बच्चे ने बोला क्या सर सीए में 100% रिजल्ट रहता है, और मैं चुपचाप रहा, मैंने कोई आंसर नहीं दिया उसकी बात का, मैं चुपचाप रहा। तो क्या मेरा चुपचाप रहना, क्या मेरा साइलेंस होना फ्रॉड है? क्या ये फ्रॉड है? तो जनरल रूल क्या बोलता है, मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। ये बोलता है कि साइलेंस होना ही कोई फ्रॉड की बात नहीं है। भाई तुमने मुझसे पूछा कि 100% रिजल्ट रहता है, मैं चुपचाप रहा, मैंने कोई आंसर नहीं दिया, तो ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपको ये बात रखनी है, ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन देयर इज नो फ्रॉड बाय ए। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे साइलेंस को फ्रॉड मान लिया जाता है। यहाँ पे अलग पॉइंट नहीं है, ये इसी के साथ में ड्यूटी टू स्पीक, जहाँ पे एक पर्सन की ड्यूटी टू स्पीक है। ठीक है, उसकी ड्यूटी टू स्पीक है, ये पहले दूसरा पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट एक साथ ही है। साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जहाँ पे उसके साइलेंस स्पीच के बराबर होगा। जैसे बच्चे ने बोला अगर आपने कुछ नहीं बोला तो मैं ये समझूंगा कि इसमें 100% रिजल्ट रहता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। मेरा साइलेंस होना किसके बराबर है, यहाँ पे इक्विवेलेंट टू स्पीच के बराबर है। तो वहां पर तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, और अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये फ्रॉड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हाफ ट्रूथ, जहाँ पे कोई दूसरा जो एक पर्सन है वो क्या बोलता है, वो हाफ ट्रूथ बोलता है। ठीक है, हाफ ट्रूथ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे उसने आधी बात बोली, हाँ होता होगा, 100% रिजल्ट होता होगा। तो अगर वो ऐसी कोई बात बोल देता है तब जाके यहाँ पे भी क्या माना जाएगा, इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग फ्रॉड मानेंगे। ठीक है, तो फ्रॉड क्या क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है आपका फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, जहाँ पे स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट मैं कोई बोलता हूँ फैक्ट का, ये 100% क्या है, ये 100% एक फैक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जहाँ पे मैं एक फैक्ट स्टेटमेंट बोलता हूँ कि 100%, जहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि भाई यहाँ पे ये फैक्ट है कि 100% रिजल्ट, मटेरियल फैक्ट क्या होता है यहाँ पे, मटेरियल फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे। तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़रूरी बातें होती हैं वो मटेरियल फैक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आपने मुझे बोला कि सर क्या आप हमें स्टडी मटेरियल दोगे, यस मटेरियल फैक्ट है। यहाँ पे इससे रिलेटेड मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट बोलता, कोई झूठ बोलता हूँ तो जाके ये क्या कहलाएगा, फ्रॉड कहलाएगा, अदरवाइज ये फ्रॉड नहीं कहलाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब अगर ये था कि आपने मुझे बोला कि क्या सर वहाँ पे आपके उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में 10 ट्यूबलाइट लगी होंगी
और मैंने बोला हाँ मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में 10 ट्यूबलाइट लगी होंगी और वहाँ पे 10 की जगह 7 ट्यूबलाइट मिलती है, तो इस वजह से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहोगे तो नहीं तोड़ पाओगे। कारण क्या होगा? अगर आप इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ पाओगे तो इसका जो कारण होगा वो होगा क्योंकि ट्यूबलाइट होना मटेरियल फैक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमें मटेरियल फैक्ट के बारे में ही फॉल्स स्टेटमेंट बोलना चाहिए होगा, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द फैक्ट, तो फैक्ट से रिलेटेड क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा है एक्टिव कॉन्सीलमेंट ऑफ फैक्ट, या कॉन्सीलमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि कॉन्सीलमेंट का मतलब होता है यहाँ पर कोई बात को छुपाना। तो अगर आप कोई एक्टिव कॉन्सीलमेंट करते हो तो एक्टिव कॉन्सीलमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि आपने कोई बात इंटेंशनली, एक्टिव का मतलब है इंटेंशनली कोई बात छुपाई आपने। ठीक है, तो जैसे मैंने जब काउंसलिंग करा था मैंने यही वाली बात आपको बताई नहीं कि इतने % रिजल्ट होता है। ठीक है, और मैंने आपको छुपा दी, मतलब बात कुछ उसके बारे में बात ही नहीं करी मैंने आपसे। ठीक है, तो अगर मैंने कोई बात ही नहीं करी उस बात में तो वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, एक्टिव कॉन्सीलमेंट ऑफ द फैक्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। ठीक है, तो या मैं मेरी कोई, जब मैंने प्रॉमिस आपसे किया कि मैं आपको सीए का कोर्स का पूरा कराऊंगा, मेरी कोई इंटेंशन ही नहीं थी वहाँ पर ऐसे की कि मैं आपको ये कोर्स कराऊंगा, ना मेरे पे टीचर्स थे, ना मेरे पास कुछ था, ना मेरे पे स्टडी मटेरियल था, ना मेरे पे कुछ था, और मैंने तब आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपका ये कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग। बस आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ये कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि इनकी कोई इंटेंशन थी ही नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने की कोई इंटेंशन थी ही नहीं इनकी। ठीक है, तब जाके ये किसके अंदर आ जाएगा, फ्रॉड में आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रॉड में ये सारी चीज़ें मैटर करती है। अब जैसे आजकल इंस्टीट्यूट होते हैं कि रॉन्ग वो दे देते हैं, फोटो दे देते हैं कि भाई ये ऑल इंडिया टॉपर है, ये हमारे इंस्टीट्यूट से है, या ऐसे ऐसे करके, तो अगर वो प्रूव हो जाए, बट वो सब के सब प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, वो पहले से बना लेते हैं उसका, बच्चे का नाम छोड़ के रखते हैं एनरोलमेंट में, लास्ट में उसे ऐड कर देते हैं, दिखा देते हैं उसे, तो वो फ्रॉड के अंदर आ सकता है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव का मतलब होता है ऐसी और कोई एक्ट जो डिसीव मतलब धोखा देने के लिए जरूरी है, तो उसको भी हम लोग क्या मान लिया जाएगा, उसको भी हम लोग फ्रॉड मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। तो मैंने आपको बताया था कि ये सारी की सारी, चाहे वो कोरेशन है, चाहे वो फ्रॉड है, चाहे वो जो भी है, ये सब के सब जो होती हैं, इन सब की वजह से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होगा, वॉइडेबल होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा, वो कॉन्ट्रैक्ट इन सब की वजह से वॉइडेबल है। वॉइडेबल का मतलब एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ कि वॉइडेबल वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक पार्टी की तरफ से एनफोर्सेबल हैं लेकिन दूसरी पार्टी की तरफ से एनफोर्सेबल नहीं है। तो जो दूसरी पार्टी है वो इस वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, वापस ले सकती है। ठीक है, तो इसमें ये जो पार्टी है इसके पास क्या क्या रेमेडी रहेंगी। रेमेडी का मतलब वो पार्टी के पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, अगर किसी पार्टी के साथ फ्रॉड हो गया तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। तो उसके पास पहला ही में रिसिंड। रिसिंड का मतलब क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को, रिसिंड मतलब कैंसिल, वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। ठीक है, एक ऑप्शन उसके पास रहेगा, ही में रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट और रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा का पूरा खत्म कर दे या उसे एक्सेप्ट कर दे। ही में रिसिंड एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली दिस इज एक्सेप्ट, या उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर ले कि चलो कोई बात नहीं, आपने ये बात झूठ बोली थी बट आई एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट, देन ऑल्सो दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्म्ड एज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट में। तो मैंने आपको बताया था 14 पे आपकी डेफिनेशन थी, 15, 16, 17। ठीक है, 17 तक ये था। मिस रिप्रेजेंटेशन जो नया वाला हमारे पास है, मिस रिप्रेजेंटेशन का जो हमारा सेक्शन है वो हमारे पास है सेक्शन 18 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो सेक्शन 18 में इसको डिफाइन कैसे करके किया गया है, इसको ये डिफाइन किया गया है, इसमें ये लिखा गया है यहाँ पर कि मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के बीच में छोटा सा डिफरेंस है। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के बीच में छोटा सा डिफरेंस है, जहाँ पे जो फ्रॉड होता है वो इंटेंशनली होता है। जहाँ पे मुझे पता था कि सीए में 100% रिजल्ट नहीं रहता है, फिर भी मैं आपको जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन देता हूँ कि सीए में 100% रिजल्ट रहता है, ये आ गया फ्रॉड में। ठीक है, लेकिन अगर मुझे खुद भी नहीं पता था कि सीए में 100% रिजल्ट रहता है और मैं आपको काउंसलिंग के टाइम पे कहता हूँ कि भाई सीए में रिजल्ट रहता है, तो ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है,
तो मिस रिप्रेजेंटेशन में हमारा क्या है, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे इंटेंशन नहीं है, ठीक है। मीन्स एंड इंक्लूड पॉजिटिव एजर्शन, तो क्या बोला है यहाँ पे, पॉजिटिव एजर्शन नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन, क्या लिखा है यहाँ पे, नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन। नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, उस पार्टी को खुद भी नहीं पता था कि ये ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। तो जब उस पार्टी को खुद भी नहीं पता था कि ये ऐसा है, तो ये किसके अंदर आ गया, फ्रॉड के अंदर आ गया। या दूसरे केस में क्या हो गया, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एनी इंटेंट टू डिसर्व, या मेरी कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी थी जहां पे मेरी इंटेंशन थी ही नहीं कि आपको ऐसा करने की, ठीक है, मेरी इंटेंशन थी नहीं, या मैंने कॉन्सीलमेंट जो होता है, मैंने कोई बात छुपाई लेकिन मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। अगर मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी ये छुपाने के लिए, तो जाके भी ये क्या हो जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके जो टर्म्स है, मिस रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी ऑफ मटेरियल फैक्ट। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन है, चाहे फ्रॉड फ्रॉड है, इसमें किस चीज का होना चाहिए, मटेरियल फैक्ट का होना चाहिए। मटेरियल फैक्ट का मतलब होता है यहाँ पे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट चीज थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, उसी के ऊपर होना चाहिए। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, अगर उस पर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड नहीं होता है। सेकेंड है द मिसरिप्रेजेंटेशन मस्ट बी फॉल्स, ठीक है, और वो जो रिप्रेजेंटेशन हमने किया वो फॉल्स होना चाहिए। अगर वो राइट हो जाता है तो फिर वो मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर द मिसरिप्रेजेंटेशन मस्ट इंड्यूस, जो मिसरिप्रेजेंटेशन मैंने किया है वो दूसरी पार्टी को इंड्यूस करना चाहिए। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, इंड्यूस को हिंदी में बोलते हैं प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। तो वो दूसरी पार्टी को प्रेरित करना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाए, आ जाए, ठीक है। अगर वो उसको प्रेरित नहीं करता है, इंड्यूस नहीं करता है, तो फिर वो मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर द मिसरिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन एड्रेस्ड बाय वन पार्टी टू द पार्टी मिसलेड, ठीक है, और वो एक पार्टी जो दूसरी पार्टी को मिसलेड करना है उसको करा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट मिसरिप्रेजेंटेशन, कौन कौन सी, पॉजिटिव अनवारंटेड स्टेटमेंट। अनवारंटेड स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अनवारंटेड मतलब जो उसको खुद भी नहीं पता था, जिसकी सच्चाई के बारे में उसको खुद भी नहीं पता था, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट क्या होते हैं, अनवारंटेड होते हैं। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, या मेरी कोई ऐसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी थी जिसकी वजह से मुझे एडवांटेज मिल गया, एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट, मेरी ऐसी कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी थी जिसकी वजह से मुझे एडवांटेज हो गया, लेकिन मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी जिस इंटेंशन की वजह से मैं ये एक्ट कर रहा हूं। फिर इंड्यूसिंग मिस्टेक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, या मैं अपने सब्जेक्ट मैटर में कोई मिस्टेक कर रहा हूं, ठीक है, या उस मिस्टेक के लिए दूसरी पार्टी को फोर्स कर रहा हूं, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी। फिर यहाँ पे जो, जैसे मैंने आपको बताया कि इफेक्ट तो ये सबका एक ही है। इफेक्ट का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इनका इफेक्ट सिर्फ एक ही आएगा सब में, कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, एंड दिस विल मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द पार्टी, जिस पार्टी की वजह से ये हुआ है उसमें ये क्या आ जाएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, ठीक है। तो और इसका लास्ट में हम लोग आ जाते हैं, इसका लास्ट जो पार्ट है मिस्टेक का, ठीक है। मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क आ जाता है यहाँ पे, कि मिस्टेक जो है ये दोनों पार्टी की तरफ से ही हुई है, ठीक है, मिस्टेक दोनों पार्टी, और जो मिसरिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को कन्विंस करिए, लेकिन मिस्टेक दोनों पार्टी की तरफ से हुई। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था कि आपने मुझसे पूछा क्या सर आप मुझे पढ़ाओगे, मैंने बोला हाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं तो सोच रहा था कि मैं आपको सीए के लिए पढ़ाऊंगा, लेकिन आप सोचते थे कि आप फॉर एग्जांपल मेडिकल के लिए पढ़ाओगे। तो दोनों पार्टी किस में है, यहाँ पे मिस्टेक में है, ऑफ द कंसेंसस एड आइटम, जिसे हमने कहा था कि दोनों पार्टी मिस्टेक में है, जहां पे वो नहीं समझ पा रहे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये इस टाइप का जो अगर हमारे पास कोई मिस्टेक हुआ है, तो वो अगर दोनों पार्टी की तरफ से हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, मिस्टेक। तो मिस्टेक दो तरीके की होगी, एक तो हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो हमारा फैक्ट था, ये जो मैंने अभी आपको बताया मिस्टेक ऑफ फैक्ट था ये, ठीक है, कि दोनों पार्टी में फैक्ट जो था हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, सीए के लिए पढ़ना या मेडिकल के लिए पढ़ना, ये हमारे पास क्या था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, ठीक है, या मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब यहाँ पर ये होता है कि मिस्टेक ऑफ लॉ में ये होता है कि लॉ की तरफ से, जैसे हमने बोला कि भाई मैं आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए पढ़ाऊंगा जो इंडियन लॉ ने बोल रखा कि इस चीज़ की पढ़ाई बैंड है, ठीक है। तो अगर मैंने आपको ऐसा कोई प्रॉमिस किया है तो फिर मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है नेक्स्ट है बायलैटरल मिस्टेक एंड यूनिलैटरल मिस्टेक, ठीक है। बायलैटरल मिस्टेक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दोनों पार्टी मिस्टेक में, एक पार्टी मिस्टेक में नहीं, दोनों के दोनों पार्टी किसमें, मिस्टेक में, ठीक है। तो अगर दोनों के दोनों पार्टी मिस्टेक में है तो बायलैटरल मिस्टेक के अंदर आता है। मिस्टेक ऑफ बोथ द पार्टीज, ठीक है, तो दोनों पार्टी मिस्टेक में, ये जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था कि एक पार्टी ने बोला कि मैं आपको सीए के लिए पढ़ाऊंगा, दूसरे ने सोचा कि लॉ के मेडिकल के लिए पढ़ाऊंगा, तो ये मिस्टेक बाय बोथ द पार्टी, ठीक है।
फिर है यहाँ पर हमारे पास पे नेक्स्ट है इसके अंदर मिस्टेक ऑफ फैक्ट मस्ट बी अबाउट द एसेंशियल फैक्ट ऑफ द एग्रीमेंट। मिस्टेक क्या है यहाँ पे? एसेंशियल एलिमेंट। वही एसेंशियल एलिमेंट में जब भी बोल रहा हूँ तो एसेंशियल एलिमेंट का मतलब यहाँ पर है हमारे पास पे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल फैक्ट है वही हमारा एसेंशियल है, ठीक है। फिर द मिस्टेक अबाउट द एग्जिस्टिंग फैक्ट, नॉट अबाउट द फ्यूचर फैक्ट बट इट मस्ट बी ऑफ द एग्जिस्टिंग फैक्ट एंड इफ इट इज ऑफ द एग्जिस्टिंग फैक्ट देन ओनली इट विल बी कॉल्ड द मिस्टेक, ठीक है। अब इसका जैसे अभी तक हमने किया था वहां पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है कि ये दोनों तरफ से हुआ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या बनाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट को बनाएगा वॉइड। तो ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या बनाएगा? वॉइड, क्योंकि अब तक हमने जो सारे पढ़े थे वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट को बना रहे थे वॉइडेबल, और ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना देगा? वॉइड बना देगा, ठीक है। यहीं पे जो एक टाइप की मिस्टेक जो होती है, जो एक टाइप की मिस्टेक होती है वो यूनिलैटरल मिस्टेक, जहाँ पे एक पार्टी केवल मिस्टेक में है, ठीक है। अगर केवल एक पार्टी मिस्टेक में है, ठीक है, तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बनाएगी? वॉइडेबल बनाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है? मिस्टेक अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी, हम पार्टी को आइडेंटिफाई नहीं कर सके। अगर हम पार्टी को आइडेंटिफाई ही नहीं कर सके तो हमारी वो क्या हो जाएगी? एक वन साइडेड मिस्टेक हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे मिस्टेक अबाउट द नेचर ऑफ द एग्रीमेंट, हमारे जो नेचर था एग्रीमेंट का, ठीक है। समटाइम्स द डीड इज वन नेचर इज एग्जीक्यूटेड अंडर द मिस्टेकन इंप्रेशन, ठीक है। हमने जो डीड एग्जीक्यूट करी वो मिस्टेकनली कर दी, गलती से कर दी, ठीक है। तो वो अभी हमारा क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना देगी। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है दिस विल मेक द कॉन्ट्रैक्ट, दिस विल नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बट इट विल मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। तो इसका मतलब ये है कि जो ये यूनिलैटरल मिस्टेक है ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना देंगी? वॉइडेबल बना देंगी, ठीक है। तो ये हमारे आज हमने इसमें फ्री कंसेंट जो हमारा चैप्टर था ये हमने पूरा का पूरा इसमें कंप्लीट कर लिया है। ये सारे नोट्स आपके पास पे हमारे जब ये है स्टडी मटेरियल में सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ है वो हमारी सेपरेट क्लास होगी केस स्टडीज़ की, क्योंकि जो भी हमारे चैप्टर यहाँ पे हैं उससे रिलेटेड जो भी हमारी केस स्टडीज़ है उनकी सेपरेट क्लासेस हमने रखी है। एट द एंड जब हमारा यहाँ पे एंड में पहुँचेंगे तो हम इसकी सारी केस स्टडीज़ की पूरी एक क्लास उसमें करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि केस स्टडी को कैसे करके अटेम्प्ट करना है। बिकॉज आपके एग्जामिनेशन में केस स्टडी का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा रहेगा और वो केस स्टडी काफ़ी आती है, बट फॉर द केस स्टडी इट इज़ एसेंशियल दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट what we are discussing here. Okay, so that's all for today. Thank you very much.